हेलो बच्चों, मैं वेलकम करता हूं आप सबका हमारी इस खूबसूरत चैनल पाई केमिस्ट्री में। बिना अपना टाइम वेस्ट किए पेन और कॉपी निकालिए और जो भी मैं कहूं उसे आप नोट डाउन कीजिए। जो भी हम पढ़ेंगे उसको आप साथ साथ नोट कीजिएगा। चलो बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में, जो कि है माइकल्स मेंटन इक्वेशन। कुछ लोग इसे मिकाइल्स मेंटन इक्वेशन भी कहते हैं। ये जो मिकाइल्स मेंटन इक्वेशन है ये थोड़ा बहुत लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। यानी इसके 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे, जिनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे एंजाइम काइनेटिक्स फर्स्ट, एंजाइम काइनेटिक्स 0.2, एंजाइम काइनेटिक्स 0.3। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है मिकाइल्स मेंटन इक्वेशन। ये जो मिकाइल्स मेंटन इक्वेशन है इसमें 2 लोग शामिल हैं, जिनमें से एक मॉड ल्यूनार मेंटन है, जो कि एक कैनेडियन फिजिशियन और केमिस्ट थी, फीमेल साइंटिस्ट। इसने रिसर्च की है बहुत से फील्ड्स में, जैसे बायोमेडिकल का फील्ड है, मेडिकल रिसर्च। लेकिन ये फेमस हुई जो इसने काम किया एंजाइम काइनेटिक्स के लिए। एंजाइम काइनेटिक्स के लिए ये जो मॉड ल्यूनार मेंटन है, एक फीमेल साइंटिस्ट है जिसने एंजाइम काइनेटिक्स के लिए काम किया, और उसी वजह से ये फिर फेमस हुई। मॉड ल्यूनार मेंटन ने कोलैबोरेट किया ल्यूनार मिकाइल्स से। ल्यूनार मिकाइल्स एक मेल साइंटिस्ट था जिसके साथ मॉड ल्यूनार मेंटन ने कोलैबोरेट किया। दोनों ने मिलके काम किया एंजाइम किनेटिक्स पे। एंजाइम काइनेटिक्स पे काम करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो था मिकाइल्स मेंटन इक्वेशन। मिकाइल्स मेंटन इक्वेशन। अब जो ये मिकाइल्स मेंटन इक्वेशन है ये एक्चुअली में है क्या, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मिकाइल्स मेंटन इक्वेशन है ये इन दोनों ने मॉडल दिया एंजाइम काइनेटिक्स में। यानी मिकाइल्स मेंटन इक्वेशन जो है ये वो मॉडल है जो एंजाइम काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि जो रेट है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिनमें एंजाइम का इस्तेमाल होता है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, वो रिएक्शंस जिनको एंजाइम कैटालाइज करता है, जिनमें एंजाइम का इस्तेमाल होता है, वो कैसे डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे। किसके कॉन्सेंट्रेशन पे? एक तो एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन पे और दूसरा सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे। ये एंजाइम सबस्ट्रेट ये थोड़ा आगे जाके हमें समझ आएगा। मतलब ये जो मिकाइल्स मेंटन इक्वेशन है ये तो 2 साइंटिस्ट्स ने दी है, एक है मॉड ल्यूनार मेंटन और दूसरा है ल्यूनार मिकाइल्स। दोनों ने मिलके एंजाइम काइनेटिक्स को एक्सप्लेन किया एक मॉडल से, और वो मॉडल क्या है? मिकाइल्स मेंटन इक्वेशन। यानी अपनी इक्वेशन से इन्होंने
एंजाइम काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर मॉड ल्यूनार मेंटन और ल्यूनार मिकेल्स जो है, इन्होंने माइकल्स मेंटन इक्वेशन यानी वो इक्वेशन दी जो एंजाइम काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करती है। तो अब पहला जो पॉइंट है इसका वो ये है, दिस इक्वेशन इज अराइज्ड फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ एंजाइम रिएक्शन। यानी ये जो मिकेल्स मेंटन इक्वेशन है ये बनी है किससे? जो जनरल रिएक्शन है एंजाइम्स की, जो एंजाइम्स जनरल रिएक्शन दिखाते हैं उसी से मिकेल्स मेंटन इक्वेशन बनी है। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मिकेल्स मेंटन इक्वेशन है इसकी जो बेस है वो जनरल एंजाइम रिएक्शन है, ठीक है। और वो जनरल एंजाइम रिएक्शन ये रही। इसमें क्या दिखा रहा है ये? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से फिर हमें प्रोडक्ट और एंजाइम वापस मिलता है। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट, जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलता है, हमें चाहिए प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान एक स्टेट आती है, एक स्टेट आती है और इस स्टेट को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। यानी इन दो के दरमियान इंटरमीडिएट बनता है। पहले इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये जो K1, K-1, K2 है इनको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। रेट कांस्टेंट मतलब ये हमें बताती है जो रिएक्शन है इसकी रेट क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, रेट फास्ट जा रही है या रेट स्लो जा रही है। ये जो एरो है यहाँ पे डबल एरो, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एरो। यानी ये हमें बताता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और बैकवर्ड रिएक्शन भी है। ये आगे जाके हम समझेंगे, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये मान लो ये जो है ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है। ये मिलता है सबस्ट्रेट के साथ, फिर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। देखो यहाँ पे हम समझेंगे पहली बात, केमिस्ट्री में आपने सुना होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैटलिस्ट का काम क्या होता है? वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। सपोज अगर कोई रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने में 5 मिनट्स लगते हैं, 5 मिनट्स लगते हैं विद आउट कैटलिस्ट। लेकिन जब हम उसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो रिएक्शन 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। मतलब कैटलिस्ट के ऐड होने से जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो बढ़ जाती है, यानी जो स्पीड होती है रिएक्शन की वो बढ़ जाती है। पहले 5 मिनट में कंप्लीट होती थी, अब जब हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो अब 1 मिनट में कंप्लीट हो रही है। लेकिन
कैटलिस्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होता है लेकिन यूटिलाइज नहीं होता। यूटिलाइज मतलब ये लास्ट में हमें वापस मिलता है। कैटलिस्ट जो हमने इस्तेमाल किया होता है ये हमें लास्ट में वापस ऑब्टेन होता है। कैटलिस्ट की ही तरह एंजाइम है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है मगर यूटिलाइज नहीं होता। ये भी हमें लास्ट में जब प्रोडक्ट मिलता है तो ये एंजाइम भी हमें वापस एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, देखो ये रहा हमारा एंजाइम, ये एंजाइम है हमारा, लेकिन ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम के किसी स्पेसिफिक रीजन पे बाइंड होता है। जहाँ पे ये बाइंड होगा एंजाइम पे, ठीक है, उस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। कभी क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एक्टिव साइट किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आएगा एक्टिव साइट वो रीजन होता है एंजाइम का जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ। जो ही ये बाइंड होगा तो ये हमें क्या देता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जो ये एरोज है यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, ये मैं ऐसे दिखाऊंगा सिंपल वे में इस रिएक्शन को। ये मेरा एंजाइम है, जैसे ये प्लस सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। ये K1 K-, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। ये जो इक्विलिब्रियम एरो है यहाँ पे, ये बताता है कि ये जो रिएक्शन है जितनी प्रोबेबिलिटी फॉरवर्ड रिएक्शन की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी बैकवर्ड रिएक्शन की है। मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ से फॉरवर्ड रिएक्शन होके एंजाइम प्रोडक्ट बनने से पहले यहाँ पे और एक प्रोबेबिलिटी है कि ये ES टूट सकता है वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में, इसलिए मैंने यहाँ पे K-1 लिखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है, इससे वापस बन रहे हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट, यानी ये टूट रहा है वापस। किस में टूट रहा है, जिससे ये बना हुआ था। K1 और K-1 इनको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। ये हमें बताते हैं कि जो ये क्या बताते हैं, हाउ फास्ट और स्लो द रिएक्शन इज। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम इसको समझेंगे, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, पहला जो है वो इनिशियली पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES, जो रेट है ES बनने की, हाँ, जो रेट है ES बनने की, किससे बनेगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिलेंगे तो ES बनेगा। उतनी ही रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगी। जो इस रिएक्शन की रेट है वो बराबर है कि एंजाइम सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन होगा। प्रोडक्ट बनने से पहले ये भी प्रोबेबिलिटी है कि एंजाइम सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन होगा वापस, किस में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, जो कि है एंजाइम और सबस्ट्रेट। K-1 क्या है, रेट कांस्टेंट, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जितनी प्रोबेबिलिटी एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होके वापस एंजाइम सबस्ट्रेट देने की है। तो दूसरा स्टेप देखिए आप, ये मैं लिख रहा हूँ एंजाइम सबस्ट्रेट से बन रहा एंजाइम सबस्ट्रेट, मतलब ये जो है ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है। K1 के रेट कैसी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये K1 हमें बताता है रेट फास्ट है, स्लो है, ठीक है। एंजाइम मल्टीप्लाई सबस्ट्रेट, एंजाइम मल्टीप्लाई सबस्ट्रेट, ये जब मिलेंगे तो बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट हम यहाँ नहीं लिख सकते, जो बन रहा है ये देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन,
जो बन रहा है वो नहीं लिख सकते, जिससे बन रहा है वो लिखना है। एंजाइम इनटू सबस्ट्रेट से बन रहा है ES, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ES, रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ES, रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ES जब ब्रेक डाउन होगा क्या बनेगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, जिससे बनेगा वो कौन है, ES जिससे बन रहा है, और रेट कांस्टेंट कौन सा है, K-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो E और S है यहाँ पे भी ES, इनको मैं एक साइड से रखूंगा और ये जो K वाले हैं इनको अलग साइड से। देखो ES ये दो अपना ही, ये इसके डिवाइड में आएगा, ठीक है। ये जो K1 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। देखो ये जो K-1 डिवाइडेड बाई K1 है इसको हम कहते हैं KS, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब इस K-1 और K1 की जगह मैं KS का इस्तेमाल करूंगा, इसको पुट कर दूंगा, ठीक है। K-1 डिवाइडेड बाई K1 की जगह मैं KS का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसकी जगह मैं K-1 डिवाइडेड बाई K1 ये बराबर होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसलिए मैं K-1 डिवाइड बाई K1 की जगह KS को पुट कर रहा हूं, इक्वल टू ये अपना ही ES डिवाइडेड बाई ES। इसको मैं नाम रखता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। टोटल एंजाइम मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है कितने कौन से रिएक्शन है, दो रिएक्शंस यहाँ पे हो रही है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूट के एंजाइम और सबस्ट्रेट बना रहा है, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ इन दोनों रिएक्शंस में जो हमारा एंजाइम टोटल एंजाइम कितना है उसको मैं डिनोट करता हूँ E0 से, ठीक है। अब जो ये E0 है ये किसके बराबर है, देखो यहाँ पे भी एंजाइम है और इसमें भी एंजाइम इन्वॉल्व है, तो मैं कहूँगा टोटल एंजाइम है E प्लस ES, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम नहीं है, यहाँ पे E प्लस ES, ठीक है, E प्लस ES, E0 इज इक्वल टू E प्लस ES। देखो इस E को मैं ऐसे ही रखूँगा अपनी ही जगह और इस ES को मैं यहाँ ले जाऊँगा E0 के पास, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आके ये माइनस बन जाएगा। इसको मैंने थोड़ा अरेंज करके ये E इक्वल टू E0 माइनस ES, इसको मैंने थोड़ा अरेंज किया है। देखो ये E0 के E0 का जो E0 है टोटल एंजाइम और ये देखो एंजाइम सबस्ट्रेट, ये यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस बन जाएगा E0 ES, और ये मैंने E ऐसे ही रखा है अपनी जगह। देखो अब थोड़ा बहुत अरेंज किया है यहाँ पे से, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो अब यहाँ से सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट वी गेट, यानी जो इक्वेशन सेकंड है ये जो E का वैल्यू है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी ये जो वैल्यू है ये हम E की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे E का वैल्यू है, इस E के वैल्यू को हम E की जगह प्लेस कर देंगे। KS अपना ही, E की जगह ये वाला वैल्यू E0 माइनस ES, ये S है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ES अपना ही। अब देखो ये जो KS है, ये जो S है ये वाला, ये इसको भी मल्टीप्लाई में आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई में आएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E0 मल्टीप्लाइड बाई S माइनस अपना ही ES मल्टीप्लाइड बाई S, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई ES अपना ही। अब इस ES को मैं KS के पास ले जाता हूँ, ये यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, KS इंटू ES, ठीक है, इक्वल टू E0 S माइनस ES और ये S अपना ही, ठीक है। अब देखो KS ES प्लस, हाँ देखो KS ये वाला पोर्शन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया, आप देखो ये माइनस में है, ठीक है, माइनस में, तो इसको मैं इस साइड ले आ रहा हूँ लेफ्ट साइड KS के पास, K और ES के पास, तो यहाँ पे ये माइनस से ये प्लस आ जाएगा, KS इंटू ES प्लस ES इंटू S इक्वल टू ये अपना ही E0 और ये S, ठीक है। अब देखो
ये जो इन दोनों में कौन कॉमन है वो है, इसमें भी ई एस है, इसमें भी ई एस है, दोनों में ई एस कॉमन है, तो ई एस को मैं कॉमन ले रहा हूँ। ई एस को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा के एस प्लस एस, ठीक है, ई एस कॉमन है। अब जो ये है इक्वल टू ई नॉट एस, देखो ई नॉट और एस के। अब इसके आगे चलेगी, देखो यहाँ पे हमें मिला था ई एस, ये ऐसे ई एस इंटू के एस प्लस एस, के एस प्लस एस इक्वल टू ई नॉट और एस, यहाँ पे मैंने लिखा है ये। अब देखो ये जो ये वाला पोर्शन है इसे मैं इसके डिवाइड में लाऊंगा, ये ई एस को अपनी ही जगह पे रहने देते हैं, ई एस अपनी ही जगह पे इक्वल टू ये इसके डिवाइड में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, तो ये जब यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको मैंने नाम रखा है इक्वेशन थर्ड। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, देखिए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ऐसे रखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ई एस टू प्रोडक्ट, मतलब ई एस रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है कि जब ई एस से क्या बनेगा, प्रोडक्ट जिससे बन रहा है, हाँ देखो ई एस से ई प्लस पी यानी प्रोडक्ट बन रहा है, एंजाइम वापस एक्सट्रैक्ट हो रहा है, K2 रेट कांस्टेंट, जिससे हमें क्या बन रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट बन रहा है। जो बन रहा है वो नहीं लेना, जिससे बन रहा है वो लेना है, K2 इंटू ES, ठीक है। ये वेलोसिटी है, V नॉट से हमने इसे डिनोट किया है, तो इसको मैं नाम रखता हूँ इक्वेशन 4। अब देखो सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन 4 वी गेट इक्वेशन थर्ड, सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन 4 वी गेट, ये थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे ई एस का वैल्यू है, इसको हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन फोर्थ में, कहाँ पे, ई एस की जगह, यानी ई एस का वैल्यू हम फोर्थ में प्लेस कर देंगे ई एस की जगह, तो हमें क्या मिलेगा, वी नॉट अपना ही, K2 अपना ही, ई एस की जगह ये वैल्यू ई नॉट एस डिवाइडेड बाई के एस और ये एस, इसको मैं नाम रखता हूँ इक्वेशन 5। अब देखो मैक्सिमम वेलोसिटी हम कहेंगे कि ये जो ऑल ओवर रिएक्शन हो रही है इसमें जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ, कोई एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी जहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मैं वही कह रहा हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो वी मैक्स से डिनोट किया करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वी मैक्स बराबर होता है K2 E नॉट, इसको मैंने नाम रखा है इक्वेशन 6। अब क्या करेंगे, सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6 इस वाली इक्वेशन को इन इक्वेशन 5, इस इक्वेशन को इक्वेशन 5 में सबस्टिट्यूट कर देंगे, का किस जगह, K2 E नॉट, यहाँ देखो K2 E नॉट है ना, K2 E नॉट की जगह वी मैक्स का वैल्यू लगा देंगे, यानी वी मैक्स लगा देंगे। सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6 इस वाली इक्वेशन को इन इक्वेशन 5th में गेट, इक्वेशन 5th में जब लगाएंगे तो हमें मिलेगा वी नॉट अपना ही, K2 E नॉट की जगह ये वी मैक्स एस अपना ही डिवाइडेड बाई के एस प्लस एस, ये हमें मिला। ये अभी जो मिकेल्स मेंटन इक्वेशन है ये कंप्लीट नहीं हुई, ये पहला पार्ट था इसका, इसके बाद ये मॉडिफाई होती है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और आगे जो इसके आगे इसको कंप्लीट करने में और 2 वीडियोस हैं उनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलो थैंक यू।